हमारे कॉलेज में इन्फोसिस और वो कुछ प्लेसमेंट्स भी आते, तो मुझे वो भी नहीं मिले। तो फिर इंजीनियरिंग के बाद वो प्लेसमेंट भी चले गया, एसएसबी भी चला गया। मैं एक विशेष साइकिल में भी फंस गया था सर। पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन आता था जनवरी वगैरह में सेबी का। तो जब सेबी आ गया तो सोचते थे, चलो सेबी कर लेते हैं। फिर उसका प्री तो निकल जाता था, मेंस नहीं हो पाता था, और वो खत्म होते ही आरबीआई आ जाता था। फिर अब आरबीआई पे फोकस करेंगे। फिर आरबीआई का तो मेरा प्री नहीं हो पाया था। फिर उसका तुरंत नाबार्ड आ जाता था, तो नाबार्ड का भी मेरा प्री हो जाता था, मेंस नहीं हो पाता था, तो ये साइकिल ने फंसा। करेक्ट फिर उन्होंने करेक्ट। पूछा था इसके चेयरमैन, मैंने बोला सर एमएस शाहू सर है। तो उन्होंने बोला आप उन्हें जानते हो? तो मैंने बोला सर मेरी कभी उनसे कुछ एक्चुअली कोई मुलाकात भी नहीं हो पाई, मैं उन्हें जानता भी नहीं। तो उन्होंने बोला था कि अभी मिल लीजिए, वो आपके सामने बैठे हैं। अभी मुलाकात करेक्ट। कर लीजिए आप। आरबीआई ग्रेड भी करना है तो सुशील सर को फॉलो करो। गुड मॉर्निंग अर्पित। गुड मॉर्निंग सर। और ये हम थोड़ा ना इनफॉर्मल रखेंगे, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा जो मतलब हम जो मेंटर एंड स्टूडेंट का जो रिलेशन है बहुत साल पुराना है। हाँ तो सर, मैं हाँ थोड़ा सर। सा इसको इनफॉर्मली रखता हूँ। एंड मुझे मतलब याद आ रहा है कि आपका इंटरव्यू हमने जो मॉक मॉक लिया था उसमें काफी मतलब इंटरेस्टिंग हुआ था, काफी मजा भी आया था। तो वो हम हाँ सारा सर। डिस्कस करेंगे। और जितना आप नेचुरल, मुझे पता है आप पहले काफी जेन्युइन कैंडिडेट हो, नेचुरल हो। तो अभी हमारे यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आपने भी ऐसी सक्सेस स्टोरी काफी देखी होगी। जी सर। एक्चुअली अगर आप मुझे मतलब देखो, क्या होता है ना, बहुत बार लोग काफी आर्टिफिशियल होते हैं। मुझे मतलब पर्सनली ऐसे लगता है ना कि यार सक्सेस स्टोरी जो होती है ना, हर एक की अलग है। आपको भी पता है अर्पित, आपका जो जर्नी है, सबका रास्ता अलग है। करेक्ट। हाँ सर, तो हाँ हमें सर। जर्नी से यही देखना है कि हमें दूसरे से नहीं सीखना है कि यार इसका लाइफ कैसे था, क्योंकि हर एक का लाइफ अलग है। मतलब हर एक के पेरेंट्स अलग अलग लेवल पे हैं, उसके सिबलिंग्स अलग है, उनका मेंटल स्टेट अलग है। तो बस हमें वो दूसरे का स्टोरी सुनना है और हमें किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखना है। करेक्ट। यस सर। इसलिए मतलब ये जो सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं बाकी लोगों को, उनको क्या करना है, ये सक्सेस स्टोरी में खुद को ढूंढना है और खुद का रास्ता अलग से बनाना है। तो वेलकम अर्पित यहाँ पर। और मुझे याद है हमारी पहले मीटिंग आप यहाँ पे आए थे औरंगाबाद छत्रपति छत्रपति संभाजी नगर में मुझे हाँ मिलने सर। के लिए। तो आप पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका बैकग्राउंड, एंड देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। और अर्पित का मैं पहले बता देता हूँ बाकी स्टूडेंट्स को कि आईएफएससी में सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे ग्रेड ए पोस्ट पे। और बहुत वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है ये। मतलब आरबीआई से हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन काफी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर या कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी है कि जो आरबीआई से भी अच्छी है। जैसे हम एक जगह पे जो पोस्टिंग कर सकते हैं वो है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, काफी पावर है। तो अर्पित स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन पहले, और फिर हम आगे यहाँ पे। मैंने कोई ऐसा प्रिपेयर करके नहीं रखा है, जैसे मेरे दिमाग में आता है आपके आता है। हम एक जस्ट एक इनफॉर्मल टाइप का डिस्कशन करेंगे। यस अर्पित। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल। तो सर स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा एकदम नॉर्मल बैकग्राउंड बताता हूँ मेरा। जो मेरा स्कूलिंग रहा वो स्टेट गवर्नमेंट में ही रहा, नागपुर से, महात्मा गांधी सेंटेनियल सिंधु हाई स्कूल से। तो स्कूलिंग के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चलती भी थी। और मैं अंडर 14 स्टेट लेवल क्रिकेट विनर भी था 2005 में, महाराष्ट्र का। और एनसीसी ईयर विंग में भी था। फिर टेंथ में, मतलब जो ट्रेजेडी मेरे लाइफ में घटी, तो टेंथ होने के बाद मैं सोचा अपन इंजीनियरिंग करते हैं। तो मैंने 11 ट्वेल्थ में सिंधी इंदी जूनियर कॉलेज में एडमिशन भी लिया। और मैंने उस समय आईआईटी और इनकी जो क्लासेस हुआ करती थी जेईई की, तो वो ज्वाइन कर ली। तो उसके बाद मेरा एक बेस्ट फ्रेंड का बड़ा भाई मेरे घर में आया। और वो मुझे बोला कि, और मेरे पेरेंट्स को भी उतना नॉलेज नहीं था इस फील्ड के रिगार्डिंग। तो उसने बोला कि अगर आपको सबसे बेस्ट इंजीनियर बनना है तो आप पॉलिटेक्निक करके इंजीनियरिंग करो। आप डायरेक्ट अपना 10 12 12 में क्यों वेस्ट करते? तो मेरे पेरेंट्स को लगा यार ये तो सही बात है। तो मैंने 11 ट्वेल्थ में एडमिशन कैंसिल कर दी। आईआईटी की जहाँ ट्यूशन की फीस भी थी वो भी वापस ली, और पॉली में एडमिशन ले लिया। बोले आप इंडिया के कोई भी कॉलेज में आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो उसने जैसा बोला हमने वैसा एक्सेप्ट कर लिया, और मैंने पॉली में एडमिशन ले लिया सर। तो फिर पॉली के थर्ड ईयर में मुझे रियलाइज हुआ कि हम बड़े टॉप कॉलेज में से तो जा ही नहीं सकते। तो किसी के गलत नॉलेज से मैं कुछ जो चीज़ें कर सकता था वो नहीं कर पाया। तो जब ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ हुआ, तो जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं एक जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया था बताऊंगा मैं। तो जब मैं ग्रामीण पोस्टिंग में जाता था तो मैं जो गवर्नमेंट स्कूल हुआ करती थी वहाँ जाके जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, मैंने उनको जाके बताना चालू किया कि आपके पास टेंथ हो जाने के बाद ये ऑप्शंस है। अगर आपको ये फील्ड में जाना है तो आप यहाँ जा सकते हैं, स्पेशली एकदम रूरल एरियाज में। करेक्ट करेक्ट। ताकि जो लॉस मुझे एक रियलाइजेशन हुआ एक लॉस का, वो किसी और के साथ लाइफ में ऐसा ना हो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हो।
और अब खैर अभी तो डिजिटल वर्ल्ड है, लोग इंटरनेट वगैरह के इससे बहुत यूज टू है, तो पता चल जाता है। उस टाइम नहीं था, तो वो एक लॉस रहा मेरा लाइफ का। और एक सेकंड ट्रेजेडी हो गई थी सर, जब मैं पॉली में था तो मेरी मम्मी को डेंगू हो गया था। तो उस कारण हमारे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, हमारा जो घर वगैरह था वो भी हमको बेचना पड़ा। तो पैसे की बहुत फाइनेंशियल इश्यूज हो गई, तो मैं सोचा चलो अब जॉब चालू कर लेते हैं। तो 11 दिसंबर 2009 से फिर मैंने जॉब करना चालू किया था एज एन इवेंट में। तो मुझे पर डे के 110 रुपीज़ मिलते थे उस टाइम पे। तो 11 दिसंबर 2009 से तो मैं 19 फरवरी 2016 तक वो जॉब किया। और वो शेड्यूल उस समय मेरा इतना था, उस टाइम पीरियड में सर मैं सिर्फ 4 या 5 घंटे से ज़्यादा मेरी नींद नहीं हो पाई कभी। मॉर्निंग में 6 बजे क्लास रहती थी तो उठना पड़ता था, और ट्यूशन के लिए। और 8 साढ़े 8 बजे तक ट्यूशन करो। 8 से 3:30 4 बजे तक कॉलेज रहता था, पॉली का। हमारा अंजुमन पॉलिटेक्निक में था मैं। फिर 5 साढ़े 5 तक घर आओ, फिर 6 बजे इवेंट में जाओ, और 2-3 बजे घर आओ। ये बुरा, और पढ़ाई के साथ ही मैंने जॉब का ही मैनेज किया। तो तब से मैं सेल्फ डिपेंडेंट रहा, पेरेंट्स से मुझे पैसे लेने का मौका नहीं मिला। मैं सौभाग्य समझता हूँ अपना कि मैं पेरेंट्स के काम आ पाया, ना कि उनके ऊपर एज अ बर्डन उस टाइम पे मैं रहा। और एजुकेशन भी मेरा पॉलीटेक्निक भी हुआ, पॉली में भी मुझे 2 प्लेसमेंट मिले थे, टाटा मोटर्स और जॉन डियर का। बट मैंने ज्वाइन नहीं किया, सब बोले इंजीनियरिंग कर लो, नहीं तो बाद में कर नहीं पाएंगे। फिर मैंने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग में भी मैं एसएसबी इंडियन नेवी के लिए सिलेक्ट हुआ था। तो मुझे उस जॉब की भी इंपॉर्टेंस पता नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था। मैं सिर्फ नागपुर रिप्रेजेंट किया था भोपाल जाके। तो करेक्ट। फाइनल एग्जीक्यूट हुआ नहीं। और उसी टाइम पीरियड में, वो 28 फरवरी 2014 का टाइम था। और हमारे कॉलेज में इन्फोसिस और वो कुछ प्लेसमेंट्स भी आए थे, तो मुझे वो भी नहीं मिले। तो फिर इंजीनियरिंग के बाद वो प्लेसमेंट भी चले गया, एसएसबी भी चला गया। तो किसी के रेफरेंस से फिर मुझे सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स में अपॉर्चुनिटी मिली, जो मैंने 13 सितंबर 2014 को ज्वाइन की थी एज अ डीलर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। तो वहाँ पे हम समहाउ मेरा 21,000 को सैलरी था। तो मुझे अच्छा लगता था। और मेरा बहुत सारा फील्ड जॉब था। मैं पूरा जितना विदर्भ रीजन है, गढ़चिरौली से बुल्ढाना, मुझे वो पूरा ट्रैवल करना था, सब डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते रहना था। और उनके जो इश्यूज है, तो पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में वहाँ मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस मिला। तो वहाँ पे जो हमारे ब्रांच मैनेजर थे, वो आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट थे। और उनके साथ में जब ट्रैवलिंग में जाता था, तो एक ही कार में ट्रैवल करते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप आई एम कर लिए, ट्राई कीजिए, कैट वगैरह एमबीए कर लीजिए ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको अच्छा रहेगा। तो फिर 7 अप्रैल 2017 को फिर मैंने रिजाइन कर दिया, 2.5 साल सैमसंग में जॉब करके। और उसी बीच में फर्स्ट टाइम मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे गाइड किया था कि अपन कॉम्पिटिटिव वगैरह भी कर सकते हैं। तो मैं सोचा था पहले कि यूपीएससी कर लेता हूँ। तो वो 2 साल 2.5 साल यूपीएससी करके आया था। तो उसने मुझे गाइड किया कि यूपीएससी मत कर, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी चली जाएंगी, और तेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक नहीं है। तो हम्म। मतलब इकोनॉमिकली स्टेटस में तो फैमिली को सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, और लॉसेस हो जाएंगे। तो फिर मैंने बोला कौन सा एग्जाम कर सकते हैं, तो फिर उसने मुझे आपके रिगार्डिंग फर्स्ट टाइम बताया था, आरबीआई ग्रेड बी करना है तो सुशील सर को फॉलो करो। तो तब मैं, शायद 15 फरवरी थी, सैमसंग छोड़ने के लिए मैं बुल्ढाना आया था। तो उस समय मैंने एनलाइट इंस्टीट्यूट से शायद पहले नाम था, है ना सर? यस सर, हाँ, करेक्ट। तो फिर मैंने वहाँ कॉल करके पूछा कि मुझे आपसे मिलना है। तो फिर यस। उस टाइम मैं वहाँ से बुल्ढाना से टूर खत्म करके औरंगाबाद आया था फर्स्ट टाइम जब आपसे मिलने के लिए। तब करेक्ट। आपने मुझे गाइड किया था कि ऐसा ऐसा करता, वो मेरी फर्स्ट ऑफिशियल स्टार्ट था प्रिपरेशन के लिए, आरबीआई ग्रेड बी के लिए। यस। तो फिर आपने मुझे क्या क्या कर सकते हैं, तो फिर वापस मैं नागपुर आया, आपने बताया कि ऑनलाइन भी किया जा सकता है। करेक्ट। फिर उसके बाद मैंने वो स्टार्ट करना चालू किया, पर मेरा तो बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था और उसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स था, तो स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी डिफिकल्टी आई वो चीज़ें पढ़ने के लिए। और उसी साथ साथ मैं सोच रहा था कि, और सर ने मुझे जैसे मेरे सैमसंग में गाइड किया था कि तुम कैट भी दे देना। तो करेक्ट। चलो कैट, मैं पहले कुछ एग्जाम्स का ट्राई किया, वो हुआ नहीं। वो भी स्टार्टिंग में मेरा उतना प्रिपरेशन नहीं था। और आरबीआई मेरा हो भी नहीं पाया। 17 और 18 में मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। उस समय मैं सोचा फिर चलो बाकी एग्जाम भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव ये अपन ये सोचेंगे कि सिर्फ एक ही एग्जाम को टारगेट करो, कुछ नहीं करो तो फिर नहीं हो पाएगा। जो आए सब दे दो, बाद में उसको प्रिपेयर किया जा सकता है दूसरी को। तो फिर 2019 में मैंने एलआईसी का भी एग्जाम दिया था। तो एलआईसी एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। और मैंने नहीं, हाँ, 2 दिसंबर 2019 में एलआईसी एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर ज्वाइन किया। और उसी टाइम मुझे आई एम कोईकोड से भी कॉल आया था।
वो दिसंबर के एंड में। पर करेक्ट मैं करेक्ट। LIC, हाँ, पर मैं LIC ज्वाइन कर चुका था। और थोड़ा सा मुझे मेरे ऊपर डेट भी हो गया था मेरे फ्रेंड्स का। तो मैं सोचा अभी वहां जाऊंगा उससे अच्छा है कि LIC में जॉब कर लेते हैं। तो मैं ना हैम कोഴിकोड गया और कुछ नहीं किया, और फिर मैंने LIC ज्वाइन कर लिया था सर। और बहुत अच्छा, मैं खुश नसीब समझता हूँ कि मैंने LIC ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उसके 2 महीने बाद ही कोविड आ गया। और कोविड आने के बाद में इतने फाइनेंशियल इश्यूज आ गए थे, तो अच्छा होता कि ये अर्निंग करने वाला सिर्फ मैं था मेरी फैमिली में। ओके। क्योंकि हम अभी भी रेंट के घर में रहते थे, क्योंकि वो तो हमने बेच दिया था, तो रेंट पे करना सब, तो बाय गॉड ग्रेस LIC से वो सैलरी आती रही। तो हम यस। कोविड कोविड का टाइम हमारा अच्छा बीत निकल गया ठीक ठाक। फिर LIC में ठीक चीजें चल रही थी, पर मेरा प्रिपरेशन चालू ही था। और मुझे समझ में आ गया था कि LIC में मैं ज़्यादा टाइम शायद नहीं निकाल पाऊंगा। यस। और LIC में ज्वाइन करने के बाद भी सर यहाँ टाइम मुझे बिल्कुल पढ़ाई के लिए नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मेरी पोस्टिंग रूरल एरिया में थी। तो जो लोग हैं वो मॉर्निंग में 7-8 बजे जाते थे, मिल सकते थे, तो मैं मॉर्निंग में उठ के उनसे मिलने चले जाता था एजेंसीज और पॉलिसी के लिए। और फिर लेट नाइट भी जाना पड़ता था, और दिन में ऑफिस के काम करने पड़ते थे। तो मैं सोचा अभी एक रिस्क ले लेते हैं फाइनली। तो मैंने रिजाइन करने की कोशिश किया, पर मैंने पेरेंट्स से बात किया। तो पेरेंट्स बोले, मतलब मैं उतना मेरा फाइनेंशियल स्ट्रांग तो नहीं था, तो पेरेंट्स बोले कोई दिक्कत नहीं, तेरी इच्छा है तो तू कर। और मैंने कुछ पैसे सेव कर लिए थे। और कुछ मेरे फ्रेंड्स बोले कि हम तेरे को सपोर्ट करेंगे। मेरे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा, मैं बोलूंगा मेरे लाइफ में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो फिर मैंने 26 जुलाई 2013 को LIC से रिजाइन कर दिया। और फिर सोचा प्रिपरेशन करते हैं। मैं एक विशेष साइकिल में भी फंस गया था सर। पहले जो प्रिपरेशन रहती थी, सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाता था जनवरी वगैरह में सेबी का। तो जब सेबी आ गया तो सोचते थे, चलो सेबी कर लेते हैं। फिर उसका प्री तो निकल जाता था, मेंस नहीं हो पाता था, और वो खत्म होते ही RBI आ जाता था। फिर अब RBI पे फोकस करेंगे। फिर RBI का तो मेरा प्री नहीं हो पाया था। फिर उसका तुरंत नाबार्ड आ जाता था, तो नाबार्ड का भी मेरा प्री हो जाता था, मेंस नहीं हो पाता था, तो ये साइकिल ने फंसा। पर इस बार जब IFSC का है, मैं बोला अभी अपन कोई और पे फोकस नहीं करेंगे। एक लास्ट ट्राई है, एज भी बिल्कुल अपने पास ज्यादा है नहीं, लास्ट चांस है। तो सिर्फ IFSC पे फोकस करेंगे, आर या पार जो होगा देखा जाएगा। तो फिर इस बार सिर्फ मैंने पूरा 100% डेडिकेशन सिर्फ उसी पे दिया। और मेरा वो फाइनल सिलेक्शन हो गया। फाइनली IFSC। यस अर्पित, आपने पूरी स्टोरी बताई। इसमें मैंने ना एक चीज बहुत ऑब्जर्व की कि आपको ना ये डेट्स बहुत याद है। मतलब दो हाँ 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 दिसंबर ये एग्जैक्टली, मतलब एक दो बार आपने याद भी करने का ट्राई किया कि यार ये मतलब ये करने का क्या पर्पस है, या होता है कभी कभी ना, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जो पर्सन ना बहुत मेहनत करता है या जिसको पूरा पता है उसका स्ट्रगल, तो आपके पीछे इसका क्या रीजन है कि आपने ना एक एक माइलस्टोन, मतलब मुझसे कब मिले, ये कब किया, रिजाइन कब किया, ज्वाइन कब किया, ये सारी डेट्स आपको याद क्यों है, और ये इसके पीछे का क्या लॉजिक है, मुझे एक से थोड़ा आप बताइए एक्सप्लेन करके। सर, पहले ना मैं बहुत डायरी लिखता था। ओके। 10th के बाद में ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो अपने लाइफ के स्पेशल मोमेंट है हमेशा अपने पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए, करेक्ट ताकि करेक्ट इन फ्यूचर एज में अगर अपने पास आए एंड टाइम पे, तो अपन किसी को भूल ना पाए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और नहीं हाँ, यस यस, बोलिए ना। मैं 10th स्टैंडर्ड से अब तक मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में आज तक मेरे कभी कोई किसी से डिस्प्यूट नहीं हुआ सर। जितने करेक्ट। लोग मेरे साथ थे आज भी सब मेरे से जुड़े हुए हैं। और आज भी अगर मैं उनको फोन करूंगा वो बहुत अच्छे से मेरी हेल्प करेंगे, मोटिवेट भी करते हैं। और डेट्स और ये हमेशा मुझे इसलिए याद रही, क्योंकि जब ट्रैवलिंग वैलिंग करते हैं तो एक बार कभी ना कभी लाइफ अपन जब सोने जाते हैं तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं कि अपन ने इतना स्ट्रगल भी किया है लाइफ में। तो उसको भूलना यस। नहीं चाहिए। और करेक्ट हमें करेक्ट और वो दिन जो है वो बहुत याद दिलाते हैं सर। करेक्ट करेक्ट, यस अर्पित। और ना मुझे अब मतलब अर्पित, हम जब मॉक इंटरव्यू कर रहे थे, आपको याद है मैं और विधिका मैडम थी, करेक्ट? हाँ हाँ विधिका हाँ मैम थी आपके मॉक में। तो मुझे याद है मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था आपको कि आपकी हॉबी क्या है, तो आपने कुछ कुकिंग कह के आई थिंक कुछ नमक के बारे में बताया था, सॉल्ट हाँ के हाँ हाँ बारे हाँ में, हाँ हाँ आपको याद है? तो हाँ 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 मुझे हाँ मतलब अभी जैसे अब मैं स्टार्टिंग में ही कहा कि ना मैं यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं रखना चाहता, तो ना आपने जो बताने लगे ना, तो मुझे सच में मतलब अभी देखो एज अ इंटरव्यूअर ना, वो तो मुझे कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत हंसी आई। करेक्ट। मुझे हंसी आई और मैंने क्या किया, मैंने कैमरे बंद किया, क्योंकि मुझे बहुत हाँ हंसी आ रही थी, आप ना उसको इतने डिटेल में बता रहे थे एक्चुअली। लाइक यू आर आई नो यू आर लाइक वेरी जेन्युइन कैंडिडेट। आपने को बताया कि सर नमक कैसे होता है, कम पड़ गया तो प्रॉब्लम होता है, ज्यादा पड़ गया तो भी प्रॉब्लम होता है, तो लाइफ में जो चीजें है ना उसका रोल नमक जैसे होना चाहिए, आपने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। जब हाँ बाद सर। में जब हमने आपका फीडबैक दिया, तो विधिका मैम ने भी ये पॉइंट किया, मैंने भी किया, तो उससे ना और बहुत पता चलता कैंडिडेट कैसा है। और आपने भी, मुझे याद है
जब आपका इंटरव्यू हुआ था, आपका फोन आया था मुझे और आपने बताया था कि वो एक चेयरमैन सर के साथ कुछ इश्यू हुआ था कोई कमेटी के बारे में, तो वो सर ने कहा मैं ही हूँ वो थोड़ा सा शेयर हाँ कीजिए हाँ क्या हुआ था वो एग्जैक्टली, वो बताइए मुझे। हाँ सर, वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था सर का। यस यस। तो उन्होंने पूछा था कि आपको इनकी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या। तो मैंने हाँ बोला सर, हाँ। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में जितने केसेस होते हैं तो मैक्सिमम अभी इंडिया से जो है वो सिंगापुर शिफ्ट होते हैं। तो करेक्ट। अभी आईएफएससी में भी कमेटी बनाई थी। तो उसमें एमएस शाहू सर ने अपनी कुछ रिपोर्ट अभी रिप्रेजेंट की है, तो इन प्रोसेस है वो। तो अपना भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बन रहा है। करेक्ट फिर उन्होंने करेक्ट। पूछा था इसके चेयरमैन, मैंने बोला सर एमएस शाहू सर है। तो उन्होंने बोला आप उन्हें जानते हो। तो मैंने बोला सर मेरी कभी उनसे कुछ एक्चुअली कोई मुलाकात भी नहीं हो पाई, मैं उन्हें जानता भी नहीं। तो उन्होंने बोला था कि अभी मिल लीजिए, वो आपके सामने बैठे हैं, अभी मुलाकात करेक्ट। कर लीजिए आप। यस यस यस, आपने बताया मुझे। करेक्ट करेक्ट। तो अभी ना, और एक और मुझे एक इंसिडेंस याद है, जैसे रिजल्ट आया था तो मैंने आपको फोन किया कि आप कहाँ हो, तो आई थिंक आपने कहा आप नीम करोली बाबा के यहाँ पे गए थे, आई थिंक ना। हाँ 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 हाँ, सर। तो उनके बारे में बताइए, क्योंकि मैं भी ना वहाँ पे एरिया में गया था, लेकिन कुछ उस टाइम मौका नहीं मिला मुझे वहाँ पे जाने का। थोड़ा मुझे, आप मुझे पता है आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो, तो उस टाइप का वो जो कनेक्शन है आपका उनके साथ, या आपको कैसे लगता है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, तो आपका कैसा उनके साथ कनेक्शन रहा, क्या कनेक्शन है, थोड़ी उसकी स्टोरी बताइए आप। सर जब मैंने एलआईसी रिजाइन कर दिया था, तो उस समय मेरी बहुत इच्छा थी नीम किरोली बाबा के आश्रम जाके मिल के तो आओ एटलीस्ट, होगी बहुत सारी स्टोरीज भी थी उनकी। करेक्ट। तो 30 दिसंबर को मेरा बर्थडे आता है। तो मैंने सोचा था कि मेरे बर्थडे के दिन मैं वहाँ रहूँगा। ओके तो मैं 29 को निकला, वहाँ गया और मैंने बोला था कि अगर वहाँ सब लोग आते हैं अपनी विशेष वगैरह लेके, और मैं कभी भी टेम्पल गया ना सर, तो मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं आज तक बचपन से। मैं ओके। हमेशा एक ही लाइन बोलते रहा कि आपको जो मेरे लिए सही लगे बस वो करना, मेरी कोई इच्छा नहीं है, जो मेरे जीवन में सही होगा वो कर दीजिएगा। तो मैं नीम किरोली बाबा के आश्रम भी गया था, और फिर वहाँ मैं बैठा, बहुत देर बैठा। मैं कहीं आसपास नहीं घूमा सर दिन भर। पहले वहाँ अभी वैसा प्रोविजन नहीं रहा, आप मंदिर में बैठ सकते थे। तो मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक बैठा रहा, वहाँ हनुमान चालीसा है वो पढ़ते रहते हैं, और अच्छा एम्बियंस है। और मैं वहां से फिर निकल गया। तो निकलने के बाद नेक्स्ट डे ना सर आरआरबी स्केल 2 का रिजल्ट आने वाला था। करेक्ट। तो और मैं ट्रेन में ही था, और मेरा आरआरबी स्केल 2 का रिजल्ट नहीं आया, 1 मार्क्स से वो रह गया। ओके उस ओके। टाइम मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे लगा कि यार क्या हुआ क्या हुआ। फिर मैंने एट सोचा जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, और जो होगा अच्छा ही होगा। और फिर मैंने उनको बोला था कि अगर जैसी मेरी विश पूरी होगी, मैं फर्स्ट सबसे पहले आपके पास आऊंगा। मतलब मेरा जैसे रिजल्ट आएगा मैं फर्स्ट आपके पास आऊंगा, ये मेरा पहले प्री डिसाइडेड था। और मेरे रिजल्ट आए नहीं, मैं बहुत दुखी और बहुत रोया, सब फेल हो गया था सर मेरा। उस टाइम से मेरे पास कुछ भी ऑप्शंस भी नहीं थे। और मेरा जैसे रिजल्ट आया तो मैं सबसे पहले वहां से निकला। कुछ ऐसे लोग जो 23 को रिजल्ट जैसे मेरा आया, जिन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी एक फ्रेंड है उनसे, तो मैं पहले पुणे उनसे मिलने गया। फिर पुणे मिलने के बाद सर मेरी बहन की शादी थी, इंगेजमेंट थी, मैं उसके इंगेजमेंट में नहीं जा पाया एग्जाम के लिए। ये अभी जब एग्जाम था मेरा, ओके। तो सिर्फ मैं ऐसा था कि वो मेरी बहन की इंगेजमेंट है और मैं उसमें प्रेजेंट नहीं हूँ ड्यू टू माई एग्जाम। अभी कर 2014 का अपना जो पेपर था। तो मैंने बोला नहीं, उसके पहले सास ससुर से मिल लेता हूँ। फिर वहां से मैं रतलाम, मेरे रतलाम नाना नानी से मैं 5 साल से नहीं मिला। फिर उनसे मिलने गया। फिर वहां से फिर मैं नीम करली बाबा के आश्रम गया, और फाइनली वो मेरा इस बार अचीव हुआ, तो मैं उनसे मिला। तो बहुत अच्छा लगा सर, एम्बियंस बहुत अच्छा है वहाँ का। अगर आप कोई विश मांगते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा पूरी होती है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा सर, कि जो मेरा रिजल्ट आया है ना, उसके लिए मैं शायद सिर्फ 50% ही मुझे लगता है कि मेरा सक्सेस इसमें हो सकता है। क्योंकि कई ऐसे लोग जुड़े रहे, जैसे मेरी मम्मी है सर, वो मॉर्निंग में डेली 4 बजे उठ रही है इतने टाइम पीरियड से। मेरी एक फ्रेंड की मम्मी है, वो 4 बजे उठ के डेली मुझसे मेरे प्रेयर कर रही है कि इसका एग्जाम हो जाना चाहिए। और भी कई ऐसे लोग, जैसे कि मेरी मम्मी क्या है, मेरी मम्मी कपड़े सिलती है सर, टेलरिंग का काम है। तो एक बूढ़े बुजुर्ग आंटी 80-90 एज के होंगे, वो मेरी मम्मी का भगवान के कपड़े सिलाने के लिए आए। तो मेरी मम्मी ने बोला कि भगवान के कपड़े हैं तो हम इसके पैसे नहीं लेते हैं। तो नहीं, बोले बोले नहीं, लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। मम्मी ने मुझे भी बताया 2 दिन पहले। तो मेरी मम्मी ने बोला देखो मेरे बच्चे का एग्जाम है, आप बस भगवान के कपड़े दिलाएंगे तो बस ये प्रे करना कि उसका रिजल्ट हो जाना चाहिए। तो वो जब उन्होंने कपड़े लेके गए, तो भगवान को ये बोला कि देखो ये कपड़ों का कर्ज है आपके ऊपर, इस बच्चे का एग्जाम का रिजल्ट आना चाहिए। और उन्होंने ऐसा बोला, वो कंटिन्यू 1 महीना, और वो कपड़े सिलाते रहे। मम्मी ने उसने पैसे नहीं लिया, और मेरा रिजल्ट आया। तो सर ऐसे कर ये बहुत सी ऐसी दुआएं लोगों की रही। मेरे नाना नानी है, और मेरी फ्रेंड के दादा, वो उधर बहुत दूर रहते हैं, उनकी एज भी 80 है, वो डेली घी का दीपक जलाने मंदिर जा रहे हैं। तो इन इन लोगों की दुआओं से सर मेरा रिजल्ट निकला है। मेरा इसमें एग्जाम के प्रिपरेशन में काफी कम क्रेडिट दूंगा मैं, 40-50%। और
50% ज्यादा दुआएं रही सर मेरे साथ। करेक्ट करेक्ट। अर्पित, आप काफी मतलब अच्छे तरीके से ये बता रहे हो। तो काफी स्टूडेंट्स होते हैं ना, मतलब मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि देखो आज के डेट में ना जो पढ़ाई का है वो सारा आपको अवेलेबल है। करेक्ट। हाँ सर, हाँ इंटरनेट सर। पे, गूगल पे, चैट जीपीटी, जेमिनाई, सब जगह पे मतलब मैक्सिमम चीजें अवेलेबल है। जैसे पहले आपने बताया कि उस टाइम पे पता नहीं होती थी, लेकिन आज के डेट पे क्या है ना, लोगों को जो सोशल है या फिर इमोशनल सपोर्ट जो है ना, वो मिलना हाँ थोड़ा हाँ हाँ। मुश्किल है। तो अभी हमने काफी यहाँ उदाहरण की बात कर ली, बाकी स्पिरिचुअल, आपका इमोशनल सपोर्ट, और आपके लाइफ में कौन कौन से लोग हैं। अभी थोड़ा सा पढ़ाई पे आते हैं, और मुझे बताइए, आपने सबसे पहले कुछ आरबीआई की पढ़ाई की, फिर सेबी की, हाँ हाँ फिर हाँ हाँ। वो थोड़ा बताइए कि मतलब ये अलग अलग एग्जाम्स का जो पढ़ाई है उसका यूज आपको ये आईएफएससी एग्जाम का फेज 1 क्लियर करने में, फेज 2 क्लियर करने में और इंटरव्यू क्लियर करने में किस तरीके से हो। सर मल्टीपल एग्जाम पढ़ने से ही मुझे ऐसा लगता है कि आईएफएससी में काम आए, क्योंकि वहाँ पे सभी का रिसोर्सेज जरूरी थे। सीबी की करेक्ट। प्रिपरेशन से जो उसका पेपर वन जो है मैक्सिमम आईएफएससी यस का, यस वो तो सिमिलर है सीबी से ही लगभग पूरा। एक ही यस यस। टॉपिक थोड़ा सा चेंज है, बाकी चीजें पूरी सिमिलर है। तो सीबी की प्रिपरेशन से मुझे फेज वन में वो हेल्प मिली। और इकोनॉमिक्स का जो बेसिक रहा सर मेरा, वो मैंने पहले एक बार मृणाल सर का वो किया था इकोनॉमी का। करेक्ट हाँ, करेक्ट। वो यूपीएससी के रिगार्डिंग पढ़ाते हैं, तो उससे जो एक फाउंडेशन बनी वो बहुत अच्छी बनी। और पढ़ाई के टाइम में मैंने सर देखा, स्कूलिंग से हम जब पढ़ते आ रहे हैं ना, तो टीचर है ना हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं और इंग्लिश में नोट्स होते हैं ना, तो वो मैं ज़्यादा जल्दी ग्रैस्प कर लेगा वो। हाँ, वो तो इम्पोर्टेंट है, वो हाँ, इम्पोर्टेंट तो है। यस। जो टीचर्स मुझे मिले जिन्होंने हिंदी में एक्सप्लेन किया पूरी चीज़ें और नोट्स इंग्लिश में रहना, तो वो ज़्यादा जल्दी मैं ग्रैस्प कर पाया सर। अगर जो इंग्लिश में बता रहे हैं और इंग्लिश में समझने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि उसको माइंड उसको प्रोसेस नहीं करता जल्दी। प्रोसेस नहीं कर इंग्लिश को पाता। हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, फिर हिंदी में हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। यस यस, तो ये वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं ना, क्योंकि देखो मैक्सिमम जो लोग हैं, जैसे ये हमारा वीडियो देख रहे हैं या इंडिया में है, अगर साउथ इंडियन के हम केरला और थोड़ा तमिलनाडु देख लेंगे, तो मैक्सिमम लोग हिंदी अच्छे से समझ लेते हैं। हाँ करेक्ट। हाँ और सर। हमारा जो पढ़ाई का मीडियम है वो तो बचपन से इंग्लिश ही है बहुत सारे लोगों का। हम्म तो इसलिए जो समझने वाली बात है वो हिंदी में होनी चाहिए, और पढ़ाई तो इंग्लिश में करते हैं। जैसे अर्पित ने जो कहा हम्म वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब कोई टीचर इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करेगा तो हमें तो उतनी आदत नहीं ना इंग्लिश की सुनने की, एक्सप्लेन डे करने टू की। डे तो की। हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जो समझे समझाने की बात है वो हिंदी में होनी चाहिए, और पढ़ाई तो हमारी इंग्लिश में ही होती है। यस हाँ, यस। ओके, फिर बाद में फिर फेज 2 और इंटरव्यू के बारे में कैसा फिर। और फेस टू का भी सर सिमिलर ही था। नोट्स वगैरह तो सर देखिए बाकी जगह की मतलब सेम ही है, वो आपको सिर्फ करेक्ट पता होना करेक्ट। चाहिए एट द टाइम आप कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। यस यस यस। और डिस्क्रिप्टिव के टाइम में सर तो मैं थोड़ा सा ये पॉज हो गया था एक टाइम में कि क्या करे, मेरा थोड़ा सा ऐसे भी जो छूटने के टाइम पे आ गया था, पर फिर मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाई और वो कवर अप हो गया। करेक्ट। डिस्क्रिप्टिव भी, और मेंस का जो मेन था कि अब ये पेपर टू जो है यस, उसके पेपर मार्क्स 2। ज्यादा है, वो कि टू थर्ड वेटेज है सर उसका। 2/3 वेटेज। यस यस। और उसमें जो क्वेश्चंस थे वो पिछले जैसे नहीं आए सर। हाँ, इस बार अलग जैसे आए थे, इस बार हाँ, अलग। इस बार काफी अलग आए थे, जो रेगुलेशन है वगैरह उसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस नहीं थे सर। कुछ करेक्ट। क्वेश्चंस 2021 2022 के भी आए थे उस टाइम हाँ, में पुराने लाए। वाले। तो ये जो करेक्ट। पुरानी मेरा प्रिपरेशन रहा वो याद रहा, तो उसमें कुछ काम आ गया सर। और, यस, और करेक्ट करेक्ट। इस बार एलआईसी से इंश्योरेंस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है सर। इंश्योरेंस वाले क्वेश्चन थे इंश्योरेंस लास्ट टाइम। क्वेश्चन, हाँ वो ज्यादा भी आए और डीप भी आ गए। तो एलआईसी का थोड़ा एक्सपीरियंस जो मुझे ट्रेनिंग वगैरह में मिला, उसका थोड़ा सपोर्ट हो गया सर मुझे, यस यस यस। क्योंकि इंश्योरेंस करेक्ट। बहुत डीप था। यस। और बाकी अभी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे किया, और कुछ क्वेश्चन जो जैसे आपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया, वो भी बताइए कि इंटरव्यू का आपका ओवरऑल माहौल कैसा रहा, कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे से आए, कौन से नहीं आए। सर इंटरव्यू में यहाँ पे ऐसा था कि टोटल एक मैम थे सेंटर में और 7-8 लोग थे। तो मैं जैसे एंट्री किया तो मैम ने कुछ भी मुझे नहीं पूछा कि आपका ये क्या है, बैकग्राउंड क्या है। सीधा अपने मेरा एक ही पॉइंट था कि आपने एलआईसी क्यों रिजाइन कर दिया। क्वेश्चन करेक्ट। मेरा एलआईसी रिजिग्नेशन से ही स्टार्ट हुआ बस, और ओके। पूरा टॉपिक ही उसी के ऊपर लिंक्ड रहा। तो उन्होंने पूछा कि आपने एलआईसी क्यों छोड़ दिया। मैंने बोला सर मैम को कि मैम अभी जैसे कि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, और मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो एजेंट्स रिक्रूट करके बिजनेस लाना है। और हमारे यंग की जो जनरेशन है वो सब ऑनलाइन पे फोकस कर रही है, और ऑनलाइन पॉलिसी सस्ती भी है, और वही सेम प्रोडक्ट में, क्योंकि उसका कमीशन एजेंट्स को नहीं जा रहा है। करेक्ट तो करेक्ट। और आईआरडीए की भी कई पॉलिसी आ रही है, जैसे कि बीमा सुगम है, हम्म। जस्ट लाइक यूपीआई मूवमेंट ऑफ इंश्योरेंस। तो यस मेरा यस। जो जॉब रहेगा वो कुछ टाइम बाद उतना फ्रूटफुल नहीं रह पाएगा, क्योंकि मुझे ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और प्रीमियम भी बढ़ते ही रहेगा, सैलरी भी बढ़ती रहेंगी।
यस। तो इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया मैम। और लोग भी अभी एजेंट्स बनना नहीं चाहते। हमारे एज के लोग एजेंट्स नहीं बनना चाह रहे मैम। जो ओल्ड एज है वो बिजनेस कर रहे हैं हाँ। ज्यादा ज्यादा, जो मेन बिजनेस आ रहा है। तो फिर बोले डीओ तो बहुत पैसे कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। मैंने बोला सर पहले जरूरी है, वो कमाते भी है, वो पुराने वाले हैं, और उसको पुराने उतने वाले, खर्चे यस। भी है। पर जो मेरे साथ में यंग लोग जो जुड़े हुए हैं, उनकी कॉस्ट उतनी नहीं हो पा रही है। हम्म। तो फिर उन्होंने पूछा कि आईआरडीए में क्या एजेंट्स के इश्यूज क्या चल रहे हैं, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने बोला सर आईआरडीए ने इंश्योरेंस एजेंट्स का जो कमीशन था पहले 25% था, वो रिड्यूस करके 20% कर दिया है, तो उसका भी इशू चल रहा था। और सेकंड की जो सर पहले सरेंडर वैल्यू जो थी वो 3 इयर्स बाद होती थी, फिर 2 इयर्स हुई, और अभी 1 ईयर कर लिया है। तो अगर करेक्ट। लोग जल्दी सरेंडर कर लेंगे तो जो एजेंट्स को कमीशन है वो नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने वो पॉलिसी ड्राफ्ट की थी वो आईआरडीए के सर थे, उन्होंने ही वो ड्राफ्ट की थी और उन्होंने ही वो क्वेश्चन पूछा। अरे ये सही हुआ मतलब। हाँ, तो बोले वो हाँ हाँ पॉलिसी मैंने ही ड्राफ्ट की है, तो इश्यूज क्या आ रहा है वो बताइए। मैंने बोला सर हाँ। एजेंट्स को ये है कि उनको रिन्यूअल कमीशन नहीं मिलेगा, तो उनका प्रॉफिट नहीं रहेगा उतना। क्योंकि ये। लाइफ इंश्योरेंस में सर ऐसा है कि एजेंट्स को पॉलिसी एक ही बार डालनी है, पर कमीशन हाँ। उसको पार्ट टाइम मिलेगा। यस, करेक्ट करेक्ट, यस। तो उसका रिन्यूअल में ज्यादा अर्निंग है, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑल इंडिया में। फिर उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था। फिर एम एस शाहू सर ने पूछा था कि एजेंट्स तो एक मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं, तो वर्ल्ड इंडिया के सबसे बड़े मीडिएटर कौन है। मैंने बोला सर हाँ मीडिएटर का रोल कम होती जा रहा है डिजिटलाइजेशन में। तो बोले बैंक तो सबसे बड़े मीडिएटर है, हाँ वो हाँ पैसा हाँ। लेके उधर देते ही है। करेक्ट तो करेक्ट। वो उसका रोल तो डिमिशिंग नहीं हो रहा है, वो भी तो यस। मीडिएटर है, उन्होंने ऐसा बोला। फिर। तो मैंने बोला सर जो एजेंट है वो टेम्पररी है, उसके पास मल्टीपल काम है, वो एलआईसी के ऊपर ही डिपेंड नहीं है। पर जो हम्म बैंक का जो मीडिएटर का रोल प्ले है, उसको तो एक साइड से एक जन पर्सन से पैसे लेके दूसरे को देना है। पर रिस्क तो बैंक उठा रही है ना, एजेंट रिस्क थोड़ी हम्म। उठाता है कभी किसी चीज की। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नहीं। तो जो यस यस, अभी आप ना अर्पित, ये जैसे रीजन जो छोड़ने का है ना, क्योंकि मैं अभी काफी इंटरव्यू लेता हूँ, तो वहां पे मैंने ये देख ऑब्जर्व किया है ना कि लोग जो रियल रीजन है वो बताने में डरते हैं। जैसे हाँ आपने हाँ बताया, तो लोगों को क्या लगता है कि यार ये क्या सोचेंगे, मतलब क्योंकि आपने बहुत रियल रीजन बताया। तो यहाँ पे आपको ऐसा डर नहीं लगा कि यार मैं अगर इतना रियलिटी बता दूंगा तो ये थोड़ा सा निगेटिव हो जाएंगे, इनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक सवाल में बहुत लोग डरते हैं कि ये जॉब मैंने क्यों छोड़ा। वो एक अच्छा आंसर प्रिपेयर करना चाहते हैं, गुड लुकिंग आंसर। तो आपने इस बारे में कैसे सोचा और आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? सर, मैंने इसलिए ये आंसर बताया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अ, हर इंसान को अपना अच्छा सोचने के अधिकार है। क्योंकि अगर हम खुद का ही अच्छा नहीं सोच पाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा कैसे सोचेंगे। अभी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, अगर मैंने 3 साल तक मेरी कॉस्ट कंप्लीट नहीं की तो ऑर्गेनाइजेशन तो मुझे निकाल देगी। यस, करेक्ट। तो जो जेन्युइन रीजन है अगर मैं वो बताऊंगा, तभी तो कंपनी को भी ट्रस्ट होगा कि जो सच है वही सच है। हम्म छुपा के क्या कर लेंगे। और अगर अपन सर उसको वो चीज को कवर अप करने जाएंगे तो वो हमसे बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, हम उनके जवाब ही नहीं हम्म। दे पाएंगे सर। करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे होता क्या है ना, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट एक लेवल का आंसर बना लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग चालू कर दी तो फिर कैंडिडेट फंस जाएगा, अगर रियल रीजन नहीं हो तो। करेक्ट। हाँ वही है सर, इसलिए मैंने सोचा जो मेरा सही है मैंने वही हाँ, बताने की कोशिश की। क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने कितना भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करने तो आपको आंसर पता है, क्योंकि वो रियलिटी वही है। हाँ, उन्होंने पूछा भी था अगर आपकी कॉस्ट का कैसा होता है वहां पे, अगर आपको नहीं हुआ तो कितना प्रीमियम लाना पड़ता है। हाँ तो हाँ बोला हाँ। सर 21% की कॉस्ट होती है, सिमिलर जितना रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसका 5 to 6 टाइम हमें प्रीमियम लाना पड़ता है। यस, बराबर। पर उसमें भी क्रेडिट है, जैसे सिंगल प्रीमियम का 10 लाख हम लाते हैं तो उसका क्रेडिट 5% है, तो सर 50%, 50,000 ही काउंट होता है। तो इस तरीके से प्रीमियम लाना पड़ता है। और आजकल जो लोग हैं सर, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस मिक्स नहीं करना चाह रहे। हाँ, ये वो बहुत सही है, मतलब ये वो आपने बहुत सही कहा, क्योंकि अदरवाइज ये यूलिप में वहां पे लोग फंस जाते हैं और हाँ, रिटर्न भी नहीं मिलता कुछ। करेक्ट। क्योंकि वो इंश्योरेंस है सबसे बेस्ट है, इंश्योरेंस की ग्रोथ होगी। मैं बोला सर वो टर्म प्लान लेना जरूरी है क्योंकि वो ये। मैंडेटरी है। और करेक्ट। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पहले सिर्फ इंश्योरेंस था, पर आज तो आपके पास म्यूचुअल फंड्स है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, ईटीएफ्स हम्म। है, यस। आप अदर जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप ये दोनों मिक्स नहीं करना चाहते, और इंश्योरेंस का मेन बिजनेस तो एंडोमेंट प्लान से ही आता है। यस 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 यस। ओके। तो अर्पित, यहाँ पर ना अभी जैसे आपने देखो, आपका ग्रेजुएशन हो गया था और मुझे पता है काफी बीच में गैप्स भी थे, और आपने हाँ काफी हाँ जॉब यहाँ वहाँ शिफ्ट किए थे, तो ये चीज आपने इंटरव्यू में कैसे टैकल की, या जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो इसके बारे में बहुत निगेटिव होते हैं, या फिर जो रियलिटी है हमें बताना है, क्योंकि जिनका गैप होता है 4-5 साल का, वो लोग बट वो डरते हैं कि यार मैं क्या बताऊं। तो आपको आपको क्या लगता है कि आपका भी काफी मतलब अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, हाँ तो ये हाँ एक हाँ चीज हाँ। आपने कैसे हैंडल की?
मैंने बोला सर मुझे जो गैप ईयर रहा है मैं उसके लिए बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि वही टाइम पीरियड में मैंने जो एक्टिव लर्निंग की उसी के कारण मैं आज यहाँ बैठा हूँ। अगर मैं रिस्क लेके गैप नहीं लेता मेरा लाइफ में, तो मैं जहाँ पहले था आज वहीं रहता। करेक्ट करेक्ट और ये। उसमें मैंने उनको एक लाइन यस, बोली, इफ यू रिस्क नथिंग यू विल रिस्क एवरीथिंग। करेक्ट करेक्ट, तो वो रिस्क लेना जरूरी है। और ना उसके कैलकुलेटिव लिए, हो। यस यस, उसके लिए ना उस टाइप की पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत रिस्क एवर्स होते हैं, उनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पर अगर हम तो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो हाँ हम हाँ, नहीं रह जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। तो अभी अर्पित, बाकी अभी जो कैंडिडेट्स है जो अभी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो डिफिकल्ट लेवल की एग्जाम, जैसे मैं बोल रहा हूँ आरबीआई गेट भी है, सेबी है, आईएफएससी का भी आगे फ्यूचर में आएगा, हाँ सर। आईआरडीए है, पीएफआरडीए, तो ये जो डिफिकल्ट लेवल की एग्जाम्स है, इसका प्रिपरेशन के लिए कुछ आप टिप्स दे सकते हैं कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आप बहुत टाइम से इस एग्जाम के प्रिपरेशन के माहौल में है, काफी आपने फेल्यूर्स भी देखे, सक्सेस भी देखे, तो जी इसके जी बारे जी। में आप क्या बताएंगे? मैं बोलूंगा सर जो गलती मैंने की आप वो मत कीजिएगा। आप एक ही एग्जाम पे टारगेट कीजिए, नहीं तो आप विशेष साइकिल में फंस जाएंगे। एग्जाम कंटिन्यू आती रहती है, पर 1 साल का प्रिपरेशन मिनिमम मांगती है। करेक्ट। आप एक एक एग्जाम पे फोकस कर लीजिए, पूरा टाइम उस पे दीजिए, उसके पूरे डेप्थ तक आप जाइए। जितने आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, बुक्स है, नोट्स है, आप उसको दो डबल ट्रिपल बार पढ़िए। पर आप एक ही एग्जाम पे फोकस कीजिए। आप मत डाइवर्ट हो जाइए, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं सर। कई बार जैसे एसबीआई क्यू आ गया तो वो भर दिया, एनआईसीएल आया तो वो भर लिया। वो मैं भी करता था, क्योंकि हम डूबते वो तिनके का सहारा की जरूरत है, ये नहीं तो वो सही जॉब तो मिल करेक्ट गई, ऐसा है। पर अगर करेक्ट। आपको जॉब मिल गई है, आप तो आप लेके दूसरे, अगर आपके पास जॉब है तो आप एक ही एग्जाम पे फोकस कीजिए, और अगर आप नहीं है तो भी एक दो के जो सिमिलर है, जैसे कि सिमिलर इंफ्लेशन। है, हाँ, यस हाँ। यस यस। कल जो परसों भी सिमिलर। मैंने एक वीडियो बनाया था, कल परसों भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा वो। मैंने कहा एक मास्टर एग्जाम सेलेक्ट करो, जैसे आपने कहा कि सेबी, आईएफएससी, पीएफआरडी, एनपीएस, ये सेम हाँ एग्जाम है। करेक्ट। सिमिलर है, हाँ सर पूरे। यस, अगर आरबीआई गेट भी देखेंगे, नाबार्ड देखेंगे, आईआरडीए अपोजिट देखेंगे, हो तो ये जाएंगे। सिमिलर है लिखने वाली एग्जाम से। हाँ हाँ करेक्ट। हाँ। अगर आपको एसबीआई पीओ करना है तो फिर सारी पीओ वाली एलआईसी वो दे सकते हैं आप। हाँ सर, हाँ सर। करेक्ट वो दे करेक्ट। सकते हैं, हाँ। तो अर्पित, मतलब काफी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप ये बताइए मुझे, आप मुझसे मिलने के लिए कब आ रहे हैं, या मैं आपसे मिलने के लिए आऊँ, बताइए सर कैसे मैं प्लान। खुद, नहीं मैं खुद मिलने आने वाला था सर दिल्ली। मैंने बोला भी ओके था। पर जब मैं कैची धाम से आ रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था सर। ओके इसलिए मैं ओके दिल्ली नहीं आ पाया। ओके हाँ हाँ ओके। हाँ। अभी और मैं मैं तो आऊंगा बहुत से। औरंगाबाद में हूँ, अभी मैं औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में हूँ। तो आपको कभी भी टाइम मिले आप आ जाइए। अभी अभी ज्वाइनिंग कब है, कुछ कम्युनिकेशन हुआ है? हाँ सर, 27 जैन से बोला है। ओके ओके। तो अर्पित, आपका जर्नी काफी लंबा रहा, काफी अप्स एंड डाउन्स रहे, लेकिन फाइनली आप एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, जहाँ पे आरबीआई की पावर है, सेबी की है, हाँ आईआरडीए है, सर। सारी पावर है। और आप जितना जेन्युइनली आपने अब तक किया है, मुझे होप है कि आप से वहां पे जाने के बाद भी आपकी जितनी सारी एनर्जी है, नॉलेज है, वो देख के आप ऑर्गेनाइजेशन का और आपका खुद का आप प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच सर। ठीक है। यस हमेशा यस जुड़े रहेंगे सर आपसे, मुझे भी यस बहुत दिल यस। से इच्छा है, क्योंकि मेरी जर्नी की स्टार्ट ही आपसे हुई है सर। यस 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 यस, इसीलिए मैंने कहा कि हाँ ये मैं इसको ज्यादा फॉर्मल ना रख के इनफॉर्मल रखूंगा, ऐसे लगना चाहिए कि हम एक दोस्त टाइप के हैं और इंटरेक्शन कर रहे हैं, और बाकी लोग भी इससे सीखेंगे। और देखो, दूसरे से हमें, दूसरे की लाइफ अलग है, करेक्ट, तो वो देख के आपको खुद के लाइफ को एडजस्ट करना है, और उसी से आपकी खुद की अलग स्टोरी बनानी है। करेक्ट। जैसे अभी हाँ सर। हाँ आईएफएससी में सर। जितने लोग यहाँ पे 15 लोग सिलेक्ट हुए हैं, वो 15 ही हुए ना यहाँ पे? हाँ सर, 13 हाँ। जनरलिस्ट और 2 यस। लीगल। तो ये 15 जो लोग हैं, ये 15 लोगों की 15 अलग अलग स्टोरी है। करेक्ट। हमें हम्म। अपनी खुद की स्टोरी बनानी पड़ती, बाकी स्टोरी से हम कुछ चीज ले सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन वो खुद को देख के फिर वो प्लान बनाना है। हाँ सर, करेक्ट। हाँ सर। यस यस। ओके, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू सर। ओके ओके, थैंक यू अर्पित। थैंक यू सर। ओके हाँ बाय, सर। टेक केयर। ओके बाय। थैंक यू सर।